व्याकरण शिक्षण में आप सभी का स्वागत। व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत संधि प्रकरण में हम इस समय स्वर संधि पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक स्वर संधि के अनेक भेदों, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि आदि पर चर्चा करते हुए मैंने पूर्व रूप स्वर संधि पर भी विस्तार से चर्चा किया है। उसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष पररूप संधि, जिसका सूत्र है एंग पररूपम, आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें। पररूप संधि, यह स्वर संधि का एक भेद है। इसका सूत्र है एंग पररूपम। इसकी वृत्ति अर्थात व्याख्या है आद उपसर्गाद एगादौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। इसकी व्याख्या पहले देखिए। एंग प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ए ओ दो वर्ण आते हैं। इसके पहले जो पूर्व रूप संधि आपने पढ़ा था, उसमें भी उसका भी सूत्र था एंगः पदान्तादत्, और इसका सूत्र है एंग पररूपम। यहाँ एंग प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ए ओ दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। यहाँ एंग और ते जो एंग पररूपम जो सूत्र है, इसकी व्याख्या देखें। आकारांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान में पररूप एकादेश होता है। यह नियम वृद्धि का बाधक है, वृद्धि संधि का अपवाद है। अर्थात जहाँ पर यह सूत्र लागू होगा, वहाँ वृद्धि संधि होते हुए भी नहीं होगी। पहले आप समझें। कहते हैं अकारांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु हो। कहने का तात्पर्य है ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अकारांत, जिसके अंत में अ हो, आकार हो, और उसके बाद इस धातु का वह रूप आए जिसका पहला वर्ण ए अथवा आ हो। कहने का तात्पर्य है अवर्णांत उपसर्ग हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, और उसके बाद धातु का क्रिया का वह रूप आए जिसका पहला वर्ण ए या आ हो। ऐसी स्थिति में पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में पर रूप अर्थात बाद वाला रूप हो जाए, यह वृद्धि का अपवाद है, वृद्धि संधि का बाधक है। इस पररूप संधि को समझने के लिए मैंने इसके एंग पररूपम की जो व्याख्या है, इसको दो भागों में, दो उपनियमों में बांटा है। पहला उपनियम आप देखें। यह नियम कहता है यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसा धातु रूप हो जिसके आदि में ए हो, तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में पर रूप अर्थात ए हो जाता है। यह नियम वृद्धि का अपवाद है, वृद्धि संधि का। कहने का तात्पर्य है यदि किसी ऐसा उपसर्ग हो जिसका अंतिम वर्ण अ हो और उसके बाद क्रिया का धातु का वह रूप आए जिसका पहला वर्ण ए हो, ऐसी परिस्थिति में पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में बाद वाला रूप हो जाता है।
यह नियम वृद्धि का बाधक है। तो यहाँ आप देखें प्रधन एजते, इस परिस्थिति में आप देखेंगे वृद्धि संधि यहाँ प्राप्त हो रही, क्योंकि वहाँ कहता आ के बाद यदि ए ओ ऐ औ आए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। लेकिन यह नियम कहता है यदि आ जो आ रहा है किसी उपसर्ग के अंत में आ रहा है, उसके बाद ए या ओ आ रहा है, तो यहाँ वृद्धि संधि नहीं होगी। तो यहाँ कहते हैं जो प्र है अवर्णांत उपसर्ग है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और उसके बाद जो एजते है क्रिया का रूप है, धातु का रूप है, इसका पहला वर्ण ए है। तो ये पररूपम नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार, यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसा उपसर्ग जिसका अंतिम वर्ण अ हो, उसके बाद क्रिया का वह रूप आए जिसका पहला वर्ण ए है, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में बाद वाला अर्थात ए हो जाएगा। कहते हैं अवर्णांत उपसर्ग ऐसा उपसर्ग जिसका अंतिम वर्ण अ है और उसके बाद क्रिया का वह रूप आ रहा जिसका पहला वर्ण ए है, तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में बाद वाला अर्थात ए हो जाए, बना प्र ए जते। और एक साथ मिला देंगे तो प्र ए से मिल गया अचहीनम परेण संयोज्यम नियम से, तो बना प्रेजते, प्रधन एजते बराबर प्रेजते। यदि परीक्षा में पूछा जाए प्रधन एजते में संध कीजिए तो आप लिखेंगे प्रधन एजते बराबर प्रेजते। यदि आए प्रेजते में संध विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे प्रेजते बराबर प्रधन एजते। ये बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। आप इसी तरह से अब आप इस पररूप संधि का दूसरा उपनियम देखें। ये पररूपम को समझने के लिए मैंने इसको उपनियमों में बांटा है। अब आप देखें दूसरा उपनियम, यह कहता है एक पररूपम की व्याख्या ही है, यदि आकारांत उपसर्ग के बाद ऐसा धातु रूप हो जिसके आदि में ओ हो, तो पूर्व पर पहले वाले पर बाद वाले दोनों के स्थान में पर रूप अर्थात ओ हो जाता है। यह नियम वृद्धि का बाधक है, यह नियम वृद्धि संधि का अपवाद है। कहने का तात्पर्य है, यह उपनियम कहता है कि ऐसा उपसर्ग जिसका अंतिम वर्ण अ है और उसके बाद यदि क्रिया का वह रूप आए जिसका पहला वर्ण ओ हो, तो पूर्व पर दोनों के स्थान में पर बाद वाला हो जाए। जैसे उपधन औसत, यहाँ उप अवर्णांत उपसर्ग है, इस उपसर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? अ है, और उसके बाद क्रिया का रूप आ रहा औसत जिसका पहला वर्ण ओ है। तो एंग पररूपम जो पररूप संधि का सूत्र कहता है, यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद क्रिया का वह रूप आए जिसका पहला वर्ण ओ हो, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व पर पहले वाले अ बाद वाले ओ दोनों के स्थान में बाद वाला अर्थात ओ हो जाए, ओ हो गया। तो बना उप ओ सत, एक साथ मिला दिए तो उप का प ओस मिल गया। अब ये मिल करके बना उपोषत, उपधन औसत बराबर उपोषत। फिर से आप देखें यहाँ उप प उपसर्ग है जिसके अंत में अ है, उसके बाद औसत क्रिया है जिसका पहला वर्ण ओ है। एंग पर रूपम सूत्र कहता है, यदि अवर्णांत जिसके अंत में अ है ऐसा उपसर्ग हो, उसके बाद क्रिया का वह रूप है जिसका पहला वर्ण ओ हो, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में बाद वाला हो जाए, ओ हो गया। और उसके बाद फिर कहते हैं कि बना उप औसत, एक साथ मिल करके बना उपोषत। ये बॉक्स वाली चीज़ें केवल लिखने के लिए, पढ़ समझने के लिए, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। जैसे अगर परीक्षा में आए उपधन औसत में संध कीजिए तो आप लिखेंगे उपधन औसत बराबर उपोषत, और यदि आए उपोषत में
संधि विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे उपोषत बराबर उपधन ओषत। और ये बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। आज मैंने आपके समक्ष इस वीडियो में पररूप संधि और उसके सूत्र, उसका सूत्रएंग पररूपम की व्याख्या प्रस्तुत की। अब अगले वीडियो में अगले संधि के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।